दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है। और किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कश्मीर के बारे में, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। कुदरत कहीं अपने पूरे जोश में दिखाई देती है तो वो जगह है हिमालय की वादियों में बसे कश्मीरी इलाके। न यहां शोर शराबा है न पॉल्यूशन। ये पर्वत जैसे कोई योगी समाधि लिए बैठा हो वैसे शांत है, और ये वादियां जैसे सुकून किसे कहते हैं उसका एहसास कराती है। हर तरफ कुदरत का जादू फैला हुआ है। आंखों के रास्ते दिल में उतर जाने वाले ये नजारे किसी सपने से कम नहीं। जहां भी नजर फैलाइए कुछ ऐसा नया पाएंगे कि बस देखते रह जाएंगे। कुदरत की करामात, धरती पे स्वर्ग का एहसास, दिल का सुकून, दिमाग का चैन, सब अगर कहीं है तो बस यही है। हम 6 लोग थे। वैसे तो हम सब दुनिया के तकरीबन हर इलाके को घूमे हुए हैं, पर सबका दिल कर रहा था कुछ नया देखने का। सबको जैसे किसी एडवेंचर की तलाश थी। सभी अपने अपने बिजनेस में काफी बिजी होने के बावजूद एक ऐसा वैकेशन चाहते थे जो दिलो दिमाग को तरोताजा कर दे। हमने सुना था लेह लद्दाख के बारे में और सबका दिल था कि वहां जाया जाए। वैसे तो लेह तक की डायरेक्ट फ्लाइट है, पर हमें लुत्फ उठाना था उन पहाड़ों और खाइयों के बीच से गुजरने वाले हसीन और कभी कभी डरावने लगने वाले रास्तों का। इसलिए हमने फैसला किया बाय रोड जाने का। साथ एक कैमरा लिया ताकि इस ट्रिप के सारे अनुभवों को हमेशा के लिए हम अपने पास रख सकें। वी ऑल वेर एक्साइटेड। हमारा रूट तय था। हम चंडीगढ़ से पहुंचे मनाली और वहां से पहाड़ी रास्तों से होते हुए हमें पहुंचना था लेह, जहां से हमें जाना था पेंगोंग लेक। हमारी पहली मंजिल हमसे 473 किलोमीटर की दूरी पर थी। वैसे ये दूरी सीधे रास्तों के लिए उतनी लंबी नहीं है, पर इन पहाड़ी रास्तों पे वाकई बड़ा लंबा सफर होने वाला था और उतना ही एक्साइटिंग भी। और हम उसी रोमांच के लिए तो निकले थे। हम दुनिया के सबसे ऊंचाई पे बने रास्ते के सफर को निकलने वाले थे और दुनिया की सबसे कठिन लाइफस्टाइल देखने वाले थे। कठिन इसलिए क्योंकि हम जहां जा रहे हैं उस इलाके का संपर्क पूरे साल में केवल 5 महीनों के लिए ही खुला होता है और बाकी के 7 महीने रास्ते बंद रहते हैं। दरअसल हम जिस रास्ते पे चलने वाले थे वो रास्ता रोज बनता है और रोज कुदरत की थपेट उसको तोड़ देती है। हमारे जांबाज फौजी नौजवान कुदरत से यहां रोजाना लोहा लेते रहते हैं। ये रास्ता सिर्फ कहने को रास्ता है, क्योंकि यह कभी खाई में तब्दील हो जाता है तो कभी नदी बन जाता है। इंडियन आर्मी अपने पास इन मुसीबतों से लड़ने के हथियार हमेशा साथ लेकर चलती है और हर मुसाफिर को कम से कम दिक्कतें पेश आए उस तरह इस रास्ते की रखवाली और मरम्मत का काम करती है। सरहद की रक्षा के साथ इस पूरे इलाके को जिंदा रखने का जिम्मा हमारे नौजवान पूरे साल निभाते हैं। अगर आप लेह लद्दाख जाना चाहते हैं तो केवल जुलाई के अंत से सितंबर तक का ही वक्त है, क्योंकि साल के बाकी महीने यह रास्ता बंद होता है। इन्हीं 4-5 महीनों में यहां रहने वाले 3 लाख लोगों की जरूरत का सारा माल सामान ऊपर पहुंचाया जाता है। और यह जानकर अचंभा हुआ कि 3 लाख लोगों की जनसंख्या है और 4.5 लाख फौजी अलग अलग सेवाओं और रखवाली के लिए इस इलाके में हमेशा मौजूद होते हैं। आखिर हम निकले हमारे सफर पे। सुबह 5 के आसपास हमारा सफर शुरू हुआ। हम पूरी तैयारी के साथ थे। खाने पीने का सामान पूरा गाड़ी में लदा हुआ था। 20 किलो से ज्यादा खाना पीना लेके हम चले, क्योंकि रास्ता कब कितने दिनों के लिए बंद हो जाए और किन परिस्थितियों में रहना पड़े ये हम भी नहीं जानते थे। मनाली से हमें पहुंचना है लेह। रास्ता आसान नहीं और सबसे बड़ी बात रोमांचक है। हम अभी जिस जगह से चले हैं
वहां से जब अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे तब हम होंगे समुद्र ताल से करीब करीब 5300 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर, और वहां ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, बहुत कम। मनाली से निकलकर हमारा पहला पड़ाव था रोहतांग पास के नजदीक एक ढाबा। इस रास्ते में जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर बने हैं ऐसे छोटे होटल या ढाबे जहां आप थोड़ा रिफ्रेश हो सकते हैं। लेकिन लोकल लोगों से हमें पता चला है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स की संख्या घटती जाएगी और सफर और मुश्किल लगने लगेगा। पर अभी हम पहुंच चुके हैं रोहतांग पास के काफी नजदीक। ये रोहतांग से जाने के 15 किलोमीटर पहले की जगह है जहाँ लोग आते हैं और यहाँ खाना खाते हैं और यहाँ जो रेस्ट करते हैं, ये वो जगह है जो लोग यहाँ आके बातें वगैरह जाते हैं। आप पूरा यहाँ से माहौल देख सकते हैं कैसा है। This coming from Spain, this gentleman going with bicycles. Just for say hi to us. Where with bicycle? You have to do after something with the camera. Yeah, exactly. That's why. From the TV, Belgian TV. Yeah, Belgian TV, exactly. So, how like you this place? How we display? Okay, yeah. okay. And how did you do this route? By car? Two Innovas. We have cars. So, bicycle. This gentleman going in here to Leh, Ladakh. How long it take? From Spain. How long? 19 days we do. Every day, 15 kilometers he counting approximately. How like you Indian foods? We our Indian vegetarian foods. No, I like masala chicken. Masala, wow, you like spicy? A little bit hot, but Wow, that's great. No, Otherwise, we are accustomed to eat some little. thing. Oh, wow, Yeah. wow, that's good. That's First good. time? First time in India. Yeah. How feeling you better? Better here than in New Delhi. New Delhi. Oh, We don't love New Delhi. Delhi is so crowded. Yeah. People, a little crazy. yeah. We are from Spain, but from the north of Spain, Basque Country. पास मतलब पहाड़ी को चीर के जाने वाला रास्ता, और आगे हमें जाना है दुनिया के पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के पास पे। दुनिया के तीनों सबसे ऊंचाई पे बने रास्ते यही हैं, और यही है सच्चा रोमांच। यहां हम मिले हमसे भी बड़े रोमांच की चाहकों से जो स्पेन से आए थे और साइकिल के जरिए इस रास्ते को पार करने वाले थे। कुछ लोग साइकिल पे तो कुछ मोटर बाइक पे रोमांच के लिए यहां आते हैं, और यह जानकर ताज्जुब हुआ कि इस रास्ते पे हर साल लाखों की तादाद में विदेशी पर्यटक आते हैं कुदरत के नजारों को देखने और असली रोमांच की तलाश में। हमने आगे सफर शुरू किया। रोहतांग पास पहुंचे तब वहां का नजारा लाजवाब था। ये रोहतांग पास पे हम आ गए हैं। ये लाहौर स्पीति जो यहाँ दिखाई देता है, सभी यहाँ से लाहौर स्पीति है। ये यहाँ का देवी माँ का मंदिर है जो हर लोग यहाँ आते हैं, उसमें यहाँ इच्छाएं जो रखते हैं वो अपनी मान्यताएं पूरी हो जाती है। भारतीय संस्कृति में देवी देवताओं का बड़ा महत्व है और इतनी ऊंचाई पे भी हिंदू श्रद्धा उतनी ही जीवंत है। लोकल लोगों ने हमें बताया है तकरीबन हर पास के नजदीक सेना और लोकल रहीशों का कोई न कोई श्रद्धा स्थान मौजूद है जहां लोग मन्नत मानते हैं और उनका दावा है कि पूरी श्रद्धा से मांगी हुई हर दुआ कबूल होती है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, उबड़ खाबड़ रास्ते, पर हसीन रास्ते, चारों ओर कुदरत जैसे बाहें फैलाए खड़ी है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, उनमें बसे छोटे छोटे कस्बे, गहरी खाई और बीच में लगे हुए आलू और मटर के खेत। ऐसा सुंदर नजारा शायद ही कहीं देखने मिले। वैसे यहां जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम होते जाता है, और इसी वजह से जैसे जैसे हम सफर में आगे बढ़ते जाएंगे हरियाली दिखनी कम होती जाएगी। बड़े पेड़ या झाड़ियां कम ही देखने को मिलेगी क्योंकि यहां बारिश भी कम ही होती है। लेकिन मटर और आलू की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है, और मुझे लगता है जिसे हम बड़े चाव से खाते हैं वो मटर पनीर, आलू मटर, दम आलू, ये सारे हिंदुस्तानी व्यंजन यहाँ के मुख्य
और पसंदीदा व्यंजन होंगे। चाय यहां भी मिलती है और आलू पराठे भी। वाह! और ये पूरा एरिया नो स्मोकिंग है। आप कहीं भी देख लो, कहीं बोर्ड भी लगा हुआ है सब जगह। आप आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। देखिए ये लोग यहाँ का खाने के लिए एंजॉय कर रहे हैं। मटन राइस, ये यहाँ का स्पेशल मेन्यू है। मटन राइस ज़्यादातर यहाँ की आम पब्लिक यही पसंद करती है, मटन राइस। आप कितने साल से हैं यहाँ? हम तो है 47 साल की उम्र हो गए। उस वक्त आपने मुझे देखा था। हाँ, और आपके माता पिता भी यही रहते हैं? नहीं। थोड़ा फ्रेश होके हमने हमारा सफर फिर से शुरू किया और नदी और पहाड़ों के साथ चलते हुए रास्तों पे हम रोहतांग पास से बारालाचा हमारे अगले पड़ाव की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में टेंट लगे थे। हमारे ड्राइवर ने बताया ये टेंट किराए पे मिलते हैं। कभी अगर रास्ता बंद होने की वजह से आपको 1-2 रात यहाँ गुजारनी पड़े तो ज्यादा तकलीफ न हो, इसलिए पूरे रास्ते में जगह जगह पे ऐसे टेंट्स लगाए गए हैं जिनका इस्तेमाल सैलानी और लोकल लोग भी करते हैं। यहाँ से एक टनल रास्ता बनाया जा रहा है जो कि हर मौसम खुला रह सके उस तरीके से बनाया जा रहा है। और इस टनल के बन जाने के बाद ये जो लंबी चढ़ाई वाला उबड़ खाबड़ रास्ता है उसे कम दिक्कतों के साथ पूरा किया जा सकेगा और पूरा साल उसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट को खत्म होते होते साल 2017 आ जाएगा और रास्ते में हमने देखा कि उस टनल का काम पूरे जोर शोर से चल रहा है। अब हम पहुंचे हैं सीचू गांव। ये सिसु गांव है। यहाँ पे लेक बनाया हुआ है और यहाँ से पूरा लेक और यहाँ से पूरा बर्फ आइस का पहाड़ दिखता है। यहाँ से पूरा रेसिडेंट रहता है थोड़ा थोड़ा और यहाँ से पूरा नदी का पानी फ्रेश होके निकलता है। ये चंद्रा नदी है। जहां से पहाड़ों के बीच से निकल रही चंद्रा नदी का नजारा देखने लायक है। यहाँ पे पहाड़ों को चीर के खाई में उतरते झरने हैं जिसे सहस्त्रधारा भी कहते हैं और ये सब चंद्र नदी में मिलते हैं और आगे जाके यही चंद्र नदी का प्रवाह भागा नदी में मिल जाता है और बन जाती है चंद्रभागा नदी। इसी नदी के संगम स्थान पे 2 पेड़ है जिसपे चुनरी पहनाने का रिवाज है और माना जाता है कि यहाँ चुनरी चढ़ा के मांगी जाने वाली मन्नतें जरूर पूरी होती है। इस नदी के किनारे का नजारा वाकई में इतना सुंदर है कि मानो जी करता है यहीं पे रुक जाए, यहीं के हो जाए। ये तरफ से आ रही है भागा नदी और वो तरफ से आ रही है चंद्रा नदी और ये दोनों का यहाँ संगम होता है। दोनों मिला के यहाँ नदी संपूर्ण होती है चंद्रभागा। और आगे ये उसका नज़ारा देखो, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर, जो माहौल है वो एकदम हेल्दी, एकदम बढ़िया दिखने में लगता है। आनंद ही आनंद रहता है। हमारे रास्ते में एक रास्ता पूरा पानी के तेज बहाव की वजह से टूट गया है और हम जैसे नदी के बीच से होके अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए ये नया है, पर ऐसे हादसे और ऐसे रास्ते यहाँ आए दिन देखने मिलते हैं। हम अब पहुंचे बारालाचा। क्या नजारा है, वाह! बारालाचा से आगे थोड़ी दूर हमने किया रिफ्रेशमेंट हॉल्ट एक ढाबे पे, जहां रुकने की पूरी व्यवस्था भी थी क्योंकि रास्ते बंद होने की स्थिति में मुसाफिर यही आसरा लेते हैं। यहाँ पे हम रुके हुए थे और यह जो टैंक है वहीं पे रुके आप आके देख सकते हैं। इसका नाम, ये जो प्लेस है इसका नाम जिस्पा है। वो कनाडा में जास्पा है, ये उससे कम नहीं जगह है, उसके जैसे ही जगह है। इसका नाम जिस्पा है। यहाँ से अब हम ले के लिए रवाना हो रहे हैं और 12 घंटे का यहाँ से बाय रोड रन है उसका, तो यहाँ से लिए हम रवाना हो रहे हैं। और आगे पीछे कई किलोमीटर तक कोई और जगह नहीं है जहां आप खाना पीना कर सकें। यहीं हमें मिले हमारे जवान जो जा रहे थे अपने अपने घर छुट्टियां मनाने और वे सारे अपने अपने परिवार को मिलने की खुशी की वजह से काफी आनंदित थे। आज काफी लंबे अरसे के बाद ये अपने अपने घर जा रहे हैं और उनकी जगह नया एनफोर्समेंट अपना अपना जिम्मा संभाल लेगा।
इन्हीं की वजह से हम आज यहाँ बिना किसी डर के अपने सफर का लुत्फ उठा रहे हैं। नमस्कार। और आप जाके अपनी फैमिली को मिलने जा रहे हैं ना? हाँ जी। ये देखिए कितनी खुशियाँ इनके चेहरे पे। वो अपने बीवी को मिलने के लिए जा रहे हैं, बच्चों को। आनंद ही आनंद है सब। और लोग सफर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, हरियाली कम होती गई, पर नजारे नहीं। नजारे और भी हसीन से हसीन होते गए और रास्ते उतने ही मुश्किल और खतरनाक। वैसे हमारे लिए ये नया है। जो लोग यहाँ रोजाना आते हैं या यहाँ के लोकल हैं, उनके लिए ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारे लिए हमारे शहर में। ये जरूर हो सकता है कि इन लोगों को हमारे धूल मिट्टी, पॉल्यूशन और ट्रैफिक से लदे रास्ते ज्यादा खतरनाक और डरावने लगे, क्योंकि यहाँ रास्ते उबड़ खाबड़ भले ही हैं, टेढ़े मेढ़े भले ही हैं, पर यहाँ फैला है प्रकृति का सौंदर्य, ताजा हवा, न पॉल्यूशन, न ज्यादा शोर शराबा। अब हम हैं जम्मू कश्मीर स्टेट में, एक राज्य से दूसरे राज्य में। ये हिमाचल की बॉर्डर यहाँ फिनिश होती है और जम्मू कश्मीर स्टेट यहाँ से शुरू होता है। ये हम जहाँ पे खड़े हैं यहीं पे उनकी बॉर्डर है। आप देख सकते हैं ये पूरा कहाँ कितना दूर है। आप यहाँ से वहाँ तक जाएंगे। पर नजारों को सरहदों का कोई घेरा नहीं है और नजारे बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। हम अब पहुंचे नकीला। आप देख सकते हैं ये नकीला इधर आया है। 15,547 फुट पे हम लोग आ गए हैं। और आप यहाँ भी देख सकते हैं लोगों ने कितनी मन्नतें मांगी हुई है। देखिए समुद्र तल से 15,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पे पहाड़ों से घिरे पूरे रास्ते पे हम पहुंचे हैं कांगला जल। और इधर का ये नजारा किसी फिल्मी नजारे से कम नहीं। आज तक ऐसी जगहें और रास्ते हमने सिर्फ फिल्मों में या टीवी पे देखे हैं, पर आज वाकई में ऐसी जगह पहुंचे हैं जो रोम रोम खड़ा कर देने की हद तक रोमांचित कर जाती है। अब हम पहुंचे हैं पेंग, और क्योंकि हमारे चाय बनाने का तरीका इधर के लोगों से थोड़ा अलग है, तो हमने यहाँ पे रेस्टोरेंट में रिक्वेस्ट करके हमारी चाय खुद बनाने का फैसला किया। और रेस्टोरेंट का स्टाफ भी हमारे साथ इस बात का लुत्फ उठा रहा है। एक्चुअली जो है सामने बना 20 रुपीज, यहाँ भी 50 रुपीज चल रही है, बना रहा है ना इसलिए। अरे 50 नहीं, आप 60 ले लो, कोई टेंशन। पेंग में ही आर्मी का एक बड़ा बेड़ा है, लेकिन ये सब चीजें हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, इसलिए हम उसे आपको यहाँ नहीं दिखा रहे। खैर, हमें पता चला है आगे रास्ता बंद है, हमें यहीं रुक जाना चाहिए, पर हमने फैसला किया कि हम आगे जाएंगे और हम चल पड़े। जैसे कि हमें आगाह किया गया था, आगे रास्ते पे लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ता बंद है और इसी वजह से ट्रैफिक जाम हो चुका है। नाउ लेट्स सी आगे क्या है। ये वो टैंकर्स है जो आने वाले 7 महीनों के लिए जरूरी पेट्रोल और डीजल इलाके में पहुंचाएंगे और साथ में वो सारा सामान जो उन 7 महीनों की इलाकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए होगा। पर अब जरा हम देखने जा रहे हैं रास्ते का क्या हाल है। एक टैंकर लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ते में फंस चुका है और उसने पूरा रास्ता जाम कर दिया है। पर जैसे कि हमें अभी अभी पता चला है, मिलिट्री के जवानों और लोकल लोगों ने उसके पास से ही एक पासिंग रास्ता बना दिया है, जिसमें से एक एक करके गाड़ियां आगे जा पाएंगी और हम भी हमारा सफर आगे बढ़ा सकेंगे बिना ज्यादा रुकावट। ऑल थैंक्स टू लोकल रेसिडेंट्स एंड माय इंडियन आर्मी। अब धीरे धीरे चलने के लिए रास्ता तो खुल गया है, लेकिन हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो रही है और यकीन मानिए ये बारिश हड्डियों को ठंडा कर दे ऐसी है, क्योंकि बारिश में हल्की हल्की बूंदाबांदी के साथ छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े भी गिर रहे हैं और वातावरण बहुत ठंडा हो चुका है। लेकिन हम धीरे धीरे ट्रैफिक से बाहर निकलते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। हमारा अगला पड़ाव तांगलाला आ चुका है और हम रुके हैं थोड़ा चाय पानी करने। ये दुनिया का 3रे नंबर पे बना हुआ सबसे ऊंचा रास्ता है और गर्व की बात यह है कि बाकी 2 इससे ऊंचे रास्ते भी हमारे भारत में ही है और हम हमारे सफर के दौरान वहां भी जाने वाले हैं। तांगलाला पास समुद्र तल से 5,300 मीटर की ऊंचाई पर है और अब हमें भी लग रहा है शायद ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, लेकिन क्योंकि हम परत दर परत ऊपर चढ़ रहे हैं इसलिए हमें वैसे दिक्कत नहीं हो रही जैसे किसी को सीधा इस ऑक्सीजन लेवल पे आने के बाद होगी।
वैसे ये जगह भी काफी हसीन है और शायद हमें ऑक्सीजन लेवल जैसी वैज्ञानिक बातों का अभी ख्याल भी नहीं करना। हम कुदरत की गोद में हैं और वो ही हमें अपने अनुकूल बना रही है। अब आगे हमारा रास्ता ग्याओप्सी से होते हुए लेह की तरफ जाएगा। मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं हम। अब बारिश भी बंद हो चुकी है और वातावरण में भी सुधार आ चुका है। और सबसे बड़ी बात, रास्ता भी काफी अच्छा है। जिस गांव में रुके वहां 1 महीने से लाइट नहीं है और रात हमने बिना लाइट के गुजारी। 3 बेड पे 6 लोग, न जाने ऐसी कितनी दिक्कतें। खैर, हम तो निकले ही इस अनुभव के लिए हैं और जैसा मेरे दोस्तों ने कहा, मजा आ रहा है। बेटो गांव है, यहाँ से 80 किलोमीटर पहले पड़ता है, ले से पहले है पड़ता है। और यहाँ से बादल फटने से बाढ़ आ गई तो पूरा का पूरा रास्ता नदी हो गया है। नदी बहा ले गई है और यहाँ हम 1 दिन से ठहरे हैं। शायद दूसरा तीसरा दिन भी निकालना पड़े। किसी का घर में रहने की व्यवस्था की है, वो बहुत मुश्किल से 3 पलंग मिले, 6 जन सो जाएंगे। और खाने पीने का भी आइटम नीचे तो खत्म हो गया है, लेकिन हम लेके चले हैं तो वांधा नहीं है, 2-3 दिन निकल जाएगी। और पानी खत्म हो गया, पीने के लिए पानी नहीं है किसी के पास। सब बोतल बिक गई है, एक ही दुकान है और सब माल बिक गया है। और ठंडी बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन की कमी है, सांस लेने में तकलीफ होती है, सर दर्द थोड़ा थोड़ा होता रहता है। 13,900 फीट है और यहाँ 1 महीने से लाइट नहीं है। 1 महीने से इस गांव में लाइट नहीं है, तो पूरी नाइट अंधेरे में ही निकलनी है। देखते हैं, सच इज लाइफ। और एक्सपीरियंस होने को जा रहा है और एडवेंचर टूर है। वो सब इसका पार्टी है, वो चलता है, कोई बात नहीं, मजा आता है। लेकिन हमारे लिए तो 1-2 दिन की बात है, पर जो लोग यहाँ रहते हैं उनका जीवन कितना कठिन है हमारे मुकाबले, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो हमें नदी जैसा दिख रहा है वो दरअसल रास्ता था, लेकिन बादल फटने की वजह से पानी ने उसे धो डाला और अब मिलिट्री और लोकल्स की मदद से इसे दोबारा बनाया जा रहा है। और ऐसे हादसे यहाँ आम है। ये वो जगह है जहाँ पे सब टूटा हुआ था और आप देख सकते हैं कि कितना रास्ता वॉश आउट हो गया है। आदमी के लिए जाने के लिए भी रास्ता नहीं है, लोग पहाड़ के ऊपर से जा रहे हैं। हमने भी सब की तरह पहाड़ चढ़ के जाने का फैसला लिया और हम जिस अनुभव के लिए आए थे, आखिर वो एक एक करके हमें अब हो रहे हैं। 3 दिन से रास्ता बंद है, काफी लोग फंसे हुए हैं और आगे और 2 दिन लग सकते हैं रास्ता बनाने में। सो वी विल गो बाय रॉकवे। हम पहाड़ चढ़ के उतरेंगे और वहां पहुंचेंगे जहां से रास्ता हमें उपासी गांव ले जाएगा, जो कि यहां से पूरे 70 किलोमीटर दूर है। और पहाड़ सिर्फ हमें नहीं चढ़ना, हमारे सामान को भी तो पार लगाना है। इसलिए हमने बड़ी मुश्किल से गाड़ियों के ड्राइवर्स को रेडी किया है कि वो हमारा सामान पार लगाने में हमारी मदद करें, जिसके लिए हम उनको काफी अच्छी कीमत भी देंगे। हम और हमारे जैसे काफी सारे लोग अब पहाड़ के रास्ते उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे और फिर वहां से कोई गाड़ी या ट्रक के जरिए हमें उपासी पहुंचना है, जहां से कोई नई गाड़ी हम हायर करके पहुंचेंगे लेह। वेल, देखते हैं कैसे क्या होता है। सब लगे हुए हैं पहाड़ के पार जाने के लिए। चढ़ाई काफी मुश्किल है। हम तो समझे थे कि पहाड़ चढ़ के उतरेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ये वाकई कठिन है और हमारी सबकी हवा टाइट हो चुकी है। देख सकते हैं कितना कठिन रास्ता है, सांस सबकी फूल रही है। 13,900 फुट के हाइट में तो सबकी सांस फूल फूल के जा रहे हैं सब लोग। सबके सब थक चुके हैं, पर अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल नहीं। अब तो आगे ही चलना है। मुश्किल चढ़ाई और फिर उससे मुश्किल उतरने के रास्ते से हम नीचे आ चुके हैं और अब हमें एक डंपर के जरिए उपासी पहुंचना है और हम सब जा रहे हैं आगे।
अब ये पहाड़ पूरा उतर के हम ये सरकारी ट्रक उस ट्रक में जा रहे हैं जो सामान लेके आते हैं, वो पत्थर वगैरह सब लेके आते हैं ना, वो इसके लिए ये खाली ट्रक गए ना, उसमें हम बैठ के सब लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे कैसे पूरे दुनिया के लोग इधर हैं, आप देख सकते हैं, फ्रॉम जर्मन, फ्रॉम बेल्जियम, एवरीवेयर, ब्राजील ऑल्सो। ला 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 ब्राजील, ला 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 ब्राजील, ब्राजील, ये नजारे थकान मिटाने वाले हैं। वाव! नजर, दिल और दिमाग को सुकून देने वाला है यहाँ हर एक इलाका, हर चढ़ाई, हर मोड़ कुदरत ने अपने हाथों से तराशा है। आखिर हम पहुंच गए हैं उपासी गांव। उपेसी गांव से ट्रक से उतर के इधर आए, ट्रक में हमको इधर उतारा। आप देख सकते हैं कारगिल 273 किलोमीटर है और ले 49 किलोमीटर है। जहां से ले हमारी मंजिल 49 किलोमीटर है और अब हमें यहां से नई गाड़ी भी मिल जाएगी, जिसकी मदद से हम अपना बाकी रास्ता तय करेंगे। हमारी तरह हमारे साथ फंसे सारे यात्री अब अपने अपने तरीके ढूंढ के हमारी तरह आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता काफी अच्छा है उस रास्ते के मुकाबले जिस पे होके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हमें 2 गाड़ियां लेनी पड़ी हैं, एक हम 6 लोगों के लिए और एक हमारे सामान के लिए। पर अब हम थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं लेह। वहां थोड़ी थकान मिटा के हम पहुंचेंगे खारदुंगला, दुनिया के सबसे ऊंचाई पे बने रास्ते पे। आखिर हम लेह पहुंच चुके हैं। इतनी ऊंचाई पे बना ये दुनिया के बहुत कम शहरों में से है जहां तकरीबन सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ एयरपोर्ट भी है। भारत के शहरों को जोड़ते हुए काफी सारी फ्लाइट भी अच्छी फ्रीक्वेंसी से चलती है। देखने लायक शहर है ये लेह। अब हम चले हमारे होटल अपनी थकान मिटाने और आराम करने। देख सकते हैं होटल, यहाँ की बड़ी खूबसूरत होटल है। यहाँ सिंकी पैलेस होटल का नाम है और आप अंदर से भी देख सकते हैं कैसे नज़ारा काफी बढ़िया है। यहाँ के मकानों, बाजारों की बनावट, सजावट और यहाँ के मंदिरों में भी आपको इनकी झलक दिखाई देगी। ये यहाँ से महाकाल का टेम्पल्स है और ये 300 साल पुराना है और यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर जाके इसका पूरा नज़ारा किस तरह का है। ऐसे यहाँ का ये सिस्टम है, रिंग ऑफ द इस मंदिर से आप लेह के एयरपोर्ट को भी देख सकते हैं। और साथ ही दिखाई देती है सिंधु नदी, जो यहां से निकल के सीधा पाकिस्तान होते हुए हिंद महासागर में मिल जाती है। ये जो महाकाल का टेम्पल्स है 1000 साल पुराना है और यहाँ के अंदर जो बना हुआ स्टेचू है वो इन लोगों ने रिनोवेशन किया हुआ है। वो अभी जो अंदर दलाई लामा के यहाँ सब भक्त है
वो सब बैठे हुए हैं, उसके दर्शन के लिए आते हैं सब। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा सिटी दिखाई देता है और ये लेह का एयरपोर्ट है। आप देख सकते हैं लेह का एयरपोर्ट है और यहाँ से घूम के ये पूरा पीछे से जो रिवर आता है, यहाँ से सिंधु नदी जो चाइना से आती है, उनका पानी पूरा यहाँ से बह के पाकिस्तान से होके कराची से होके महासागर में मिल जाता है। फिर आप लोगों को मेरे ख्याल से लद्दाख में क्या अच्छा लगा होगा। आपके सामने यहाँ देख रहे हैं वर्ल्ड हाईएस्ट एयरफील्ड है 3500 मीटर के ऊपर, और ये स्पिति मोनेस्ट्री में अभी आप लोग आ रहा है। Please, how like you this place? Please, anyone say me how like this place? It's good. Like, Yes. is you how many days you here stay? 2 weeks. 2 weeks. So 2 weeks so far. So you already Ladakh also going there? Ladakh. In fact, Very good. So it's fantastic food, everything. Yes. Everything is fantastic. Very good. Fine. Thank you very much. सैलानी यहाँ बोटिंग और राफ्टिंग का मजा लेते हैं और ये तजुर्बा वाकई में एक बार लेने लायक है। यहीं पे बना है पत्थर साहब का गुरुद्वारा, जिसके पीछे काफी पुरानी कहानी जुड़ी है, जिसमें नानक साहब की पीठ का आकार एक पत्थर पे छपा है। ये जगह वाकई में बहुत दिलचस्प है। ये जो लाल पानी आ रहा है वो इंडेक्स नदी है। आप देख सकते हैं, देखिए कितना जोर शोर से आ रहा है लाल पानी। वो इंडेक्स नदी है, इंडस नदी है। ये सफेद पानी आपको दिखाई देगा होगा, ये सफेद पानी जो आ रहा है जंस्कार नदी है और यहाँ से दोनों का संगम है और संगम से आगे जाके ये पूरा सिंधु नदी यहाँ से होके पाकिस्तान चला जाती है। आप देख सकते हैं। अब हम चले हैं दुनिया के सबसे ऊंचाई पे बने दूसरे नंबर के रास्ते की ओर। यहाँ से चांगला 17,688 फुट है। चांगला पास ये है, चांगला पास है और आगे जाके बैंगोंग लेक वहाँ वो 15,000 फीट है और आगे जाके चाइना बॉर्डर आ जाती है। अब लेह से निकल के हम जा रहे हैं पैंगोंग लेक, जिसको हाल ही में हमने आमिर खान की सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स में देखा। वैसे तो यहाँ के बहुत सारे नज़ारे हम काफी सारी फिल्मों में देख चुके हैं, पर ये नज़ारे अगर आपने खुद नहीं देखे तो मानो कुछ नहीं देखा। यहीं इसी रास्ते में बन रहा है सबसे ऊंचाई पे बनने वाला स्टेडियम। ये लेक कुल 130 किलोमीटर में फैला है, जिसका 70 किलोमीटर का इलाका भारत में है और बाकी के 60 किलोमीटर का इलाका चाइना में पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ यहीं पे आपको देखने मिलेगी गायों की ये प्रजाति, जिसे हम याक भी कहते हैं। यहां से आप जमीनी रास्ते से इन सब जगहों पे जा सकते हैं। हालांकि ये अल्लुड नहीं है, पर सरहदें न होती तो ये इलाका दुनिया को जोड़ देता। संघाई, ताइपेट, बैंकॉक
हम अब आ पहुंचे हैं दुनिया के सबसे ऊंचाई पे बने रास्ते पे, जिसका नाम है खारडुंगला। यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पे बना हुआ पास यानी कि रास्ता है। यह सफर दोस्तों हमेशा याद रहेगा।